प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा का लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर। और इसमें वो आंसर्स मैं बताऊंगा जो अभी तक आपको नहीं मिले हैं, वो सारे आंसर्स बताऊंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विरासत को मानना चाहिए, तो इसको मानना चाहिए पूंजीगत प्राप्ति। तो यहाँ पे आपका पूंजीगत प्राप्ति जो है ये सही हो जाएगा। यदि कुछ ये स्पष्ट कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को भी पूंजीगत प्राप्ति में ही काउंट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार है, तो पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, जो उन्होंने पूंजी लगाई है उस पे ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। और साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा, तो नाम शेष भी हो सकता है, जमा शेष भी, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस में परिवर्तन होने से उत्पादन लागत अपरिवर्तित रहता है? तो विक्रय व्यय जो है उसमें परिवर्तन होने से उत्पादन लागत अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के चिट्ठे में चालू दायित्व प्रधान व प्रधान शीर्षक में दिखाया जाएगा, तो विविध देनदार। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्याति का वास्तविक मूल्य जो है व्यवसाय के विक्रय पर ज्ञात हो सकता है। उसके बाद में एक नया साझेदार फर्म में पुराने साझेदारों की सहमति से शामिल किया जा सकता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का जो है पूंजीगत लाभ है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है आरक्षित पूंजी कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, समरूप विवरणों को संगठक प्रतिशत विवरण अथवा लंबवत विश्लेषण भी कहा जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है संगठक प्रतिशत विवरण होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी भी वित्तीय वर्ष के मध्य दिए गए लाभांश को अंतरिम लाभांश कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जो है अंशधारकों के लिए निर्गमित की जाती है। इसके बाद मैचिंग का कॉलम है, आपके सारे कलरफुल मैचिंग कर दिए हैं, आप आराम से देख सकते हैं, सारे के सारे कलरफुल है। जैसे कि आंतरिक दायित्व जो है वह साझेदार का ऋण है। उसके बाद में केवल व्यक्ति ही जो है साझेदार बन सकते हैं। फर्म के विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान जो है तृतीय पक्ष को देना पड़ता है। साझेदार का व्यक्तिगत दायित्व जो है निजी संपत्ति है। और पार्षद नियम सीमा नियम जो है ये निजी कंपनी की आधारशिला है। और उसके बाद में आपका अति अभिदान जो है अनुपातिक आवंटन है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेशेवर व्यक्ति अपना हिसाब किताब किस पद्धति में रखते हैं? तो रोकड़ पद्धति में रखते हैं। ख्याति की गणना की भारित औसत विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब वार्षिक लाभ में वृद्धि की प्रवृत्ति देखते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि क्यों दी जाती है? तो वो ख्याति की राशि इसलिए देते हैं ताकि उनको लाभ में हिस्सा मिल सके, तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए। वे ऋण पत्र जो अंशों में बदले जा सकते हैं कौन से ऋण पत्र कहलाते हैं? तो परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की अवधि कितनी होती है? तो अर्धवार्षिक अथवा 6 माह लिख सकते हैं हम इसका आंसर। किस बिंदु पर कुल लागत कुल बिक्री के बराबर मानी जाती है? तो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं उसको, या फिर हम बोल सकते हैं सम विच्छेद बिंदु। वित्तीय विवरणों को आलोचनात्मक मूल्यांकन क्यों कहा क्या क्या कहलाता है? ये जो वित्तीय विवरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन जो है क्या कहलाता है? तो वो वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। इसके बाद आपके सही गलतों की बात करें तो यहाँ पे प्राप्ति भुगतान खाता आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है, तो ये सही है। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेनदार उधार होते हैं, तो ये गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, फर्म की ख्याति में निवृत्त साझेदार अपना हिस्सा प्राप्त करता है, बिल्कुल करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती, तो ये भी सही है। स्टॉक में वृद्धि में तरल अनुपात में कमी हो जाती है, तो ये असत्य है। रोकड़ बहाव विवरण में रोकड़ का आंतरिक एवं बाह्य बहाव दोनों शामिल होते हैं, तो ये सत्य है। इसके बाद में लेखांकन की रोकड़ पद्धति से क्या आशय है? और गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की 4 मदें लिखनी है, तो 4 मदें की जगह हमने 6 मदें लिखी हैं। सारी की सारी आय मदें हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं की। सदस्यों की सदस्यता से मिलती है आय। दान या चंदा हो सकता है, विरासत से मिली हो सकती है, सहायता अनुदान हो सकता है, निवेश से आय हो सकता है, सरकार की सहायता या बिजनेसमैन से फंड हो सकता है। साझेदारी संलेखन क्या है? अथवा में है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा आपको बतानी है। तो साझेदारी
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अनुभाग 4 में बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत है जिनका संचालन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका आपका साझेदारी की जो है डेफिनेशन आप बता सकते हैं, अधिनियम 1932 के हिसाब से अनुभाग 4 में बताया गया है। प्रच्छन्न ख्याति से क्या आशय है और साझेदार फर्म के पूर्ण गठन से क्या आशय है? तो प्रच्छन्न ख्याति से क्या आशय है, इसको देखेंगे। मैं वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिसके आंसर्स कहीं भी आपको नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर जो है ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए अन्य विधि के रूप में गुप्त यानी कि प्रच्छन्न ख्याति अर्थात छिपी हुई ख्याति के आधार पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। प्राय नए साझेदार के प्रवेश के समय गुप्त ख्याति यानी प्रच्छन्न ख्याति की गणना की जाती है। नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म में उसे सम्मिलित किए जाने वाले लाभ अनुपात के द्वारा संपूर्ण फर्म की पूंजी ज्ञात की जाती है। यदि ये पूंजी संपूर्ण फर्म की वास्तविक पूंजी से अधिक होती है तो अंतर यानी आधिक्य की राशि प्रच्छन्न यानी कि गुप्त ख्याति कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न ख्याति से क्या आशय है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, साझेदारों की फर्म से निवृत्ति से क्या आशय है और मृत साझेदार के प्रतिनिधि से क्या आशय है। तो हम बात करेंगे मृत साझेदार का। आपका जो है यहाँ पर देखिए, वैधानिक प्रतिनिधि से आशय उस व्यक्ति से होता है, यानी कि आपका जो है प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं हम, जिसके कार्यों के प्रति साझेदार जवाबदार होता है, परंतु किंतु साझेदार की मृत्यु की दशा में साझेदार का उत्तराधिकारी ही उसका वैधानिक प्रतिनिधि होता है। इस वैध प्रतिनिधि को ही मृतक साझेदार की समस्त देय राशियां प्राप्त करने का अधिकार होता है। अवकाश प्राप्त करने वाला साझेदार स्वार्थ से अपना हिसाब स्वयं करता है, जबकि मृतक साझेदार का हिसाब उसके वैधानिक उत्तराधिकारी करते हैं। मृत साझेदार का जो भी कुछ रुपया फर्म पर निकलता है वह उसे उसके उत्तराधिकारी को चुकाया जाता है। तो उसके उत्तराधिकारी के बारे में हमने इसमें बता दिया आपको। तो यहाँ पर इसका अथवा वाला जो पोर्शन है इसको हमने कंप्लीट किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्म के आकस्मिक समापन से क्या आशय है और सूचना द्वारा फर्म के विघटन से क्या आशय है। तो फर्म की आकस्मिक समापन की बात करें तो ये समापन से आशय ये है जब वो फर्म तब समाप्त होता है यदि फर्म की किसी निश्चित अवधि के लिए स्थापना की गई हो, तो उस अवधि के बीतने के बाद में उसका आकस्मिक समापन हो सकता है। यदि फर्म की किसी एक या अधिक कार्यों के लिए स्थापना की गई हो तो वो जो पूरा हो जाएगा वो कार्य तो भी उसकी आकस्मिक समापन हो सकती है। किसी एक साझेदार की मृत्यु होने पर भी आकस्मिक समापन किया जा सकता है और किसी साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर भी आकस्मिक समापन किया जा सकता है। तो आकस्मिक समापन का जो है ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंपनी को परिभाषित कीजिए और न्यूनतम अभिधान किसे कहते हैं। तो आपको कंपनी की परिभाषा बताता हूँ। आदर्श परिभाषा जो है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित अपने सदस्यों से सर्वथा भिन्न अस्तित्व रखने वाली सर्वमुद्रा से युक्त शाश्वत या विच्छिन्न उत्तराधिकार की क्षमता से परिपूर्ण प्राय सीमित दायित्व की एक अमूर्त एवं अदृश्य कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। या फिर हम इसको अगर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार अगर डिफाइन करें तो कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ है। तो ये इसकी आपकी डेफिनेशन है कंपनी की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसको समझाना है। तो इसको हमने समझाया है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। ये सामान्य व्यक्ति की तरह संपत्ति का क्रय विक्रय, अन्य पक्ष के साथ अनुबंध तथा उन पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। वह अपने अधिकारों एवं दायित्वों के निष्पादन में सार मुद्रा लाने का कोई कार्य करती है तो ऐसा कार्य कंपनी द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा। प्रोफेसर जो हैने हैं उनके अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है, इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी एक सार मुद्रा होती है। तो इस तरह से आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कंपनी के बारे में, जो कि कंपनी का विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है उसको डिफाइन कर सकते हैं हम। इसके बाद में आपका ऋणधारी की वैधानिक स्थिति बताइए या फिर ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं, ये क्यों किए जाते हैं ये बताना। तो ऋण पत्रधारी के बारे में हम बात करेंगे। ऋण पत्रधारी की स्थिति कंपनी के लेनदार की स्थिति होती है जिनके मूलधन एवं
निर्दिष्ट ब्याज के भुगतान का अनुसंधानात्मक दायित्व कंपनी पर होता है। ब्याज का भुगतान कंपनी को लाभ ना होने की दशा में भी देय होता है। ऋण पत्र धारक केवल एक ऋणदाता यानी लेनदार होता है और ऋण पत्र एक कर्ज प्राप्त पूंजी का हिस्सा है। ठीक है, तो ऋण पत्रधारी के वैधानिक स्थिति के बारे में हम इस तरह से बता सकते हैं। आपके सारे सॉल्यूशंस कराए जा रहे हैं और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप कितने जो सॉल्यूशंस चाहते हैं किस किस क्वेश्चन बैंक के, तो उसके लिए भी हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण से क्या आशय है? या सम आकार वित्तीय विवरण से क्या आशय है? तो सम आकार जो है सामान्य आकार के विवरण फर्म के विभिन्न वर्षों के बीच आंतरिक तुलना और साथ ही साथ उसी वर्ष या अनेक वर्ष के लिए अंतर फर्म की तुलना दोनों ही के लिए उपयोगी होते हैं। इस विश्लेषण को अनुलंब विश्लेषणों के नाम से भी जाना जाता है। एक सामान्य आकार का वित्तीय विवरण प्रविष्टियों को पूर्ण संख्यात्मक आंकड़ों के बजाय एक सामान्य आधार आकृति के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये इसका आंसर हो गया, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण से क्या आशय है। अगला जो क्वेश्चन है, चालू अनुपात को समझाना है या ऋण समतानुपात से क्या आशय है? तो ऋण समतानुपात देखेंगे इसमें। ऋण समतानुपात दीर्घकाल शोधन क्षमता जानने के लिए निकाले जाने वाले अनुपातों में ऋण समतानुपात बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपात है। भावी विनियोजकों के लिए संस्था की पूंजी संरचना के परीक्षण का एक बहुत अच्छा साधन है। यह अनुपात समस्त बाहरी दायित्वों का आंतरिक दायित्वों से संबंध प्रकट करता है। और अगर और भी लिखना चाहते हैं तो ऋण समता अनुपात का उद्देश्य संस्था में लगी स्वामियों की पूंजी के तथ्य को सामने लाना है। यह अनुपात फर्म की दीर्घ अवधि की वित्तीय स्थिति की दृढ़ता सुदृढ़ता का आकलन करने में बहुत सहायक है। यह इस ओर इंगित करता है कि फर्म अपने अस्तित्व के लिए किस सीमा तक बाहर के लोगों पर निर्भर करती है। तो बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, वो डेफिनेशंस बता रहा हूँ जिन डेफिनेशंस को आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको आंसर सही नहीं मिल रहे हैं, वो आंसर्स आप इस चैनल पे देख रहे हैं। 16वां जो क्वेश्चन है, प्राप्ति भुगतान खाते एवं आय व्यय खाते में अंतर बताइए। तो मैं बताऊंगा आपको ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल जो है इसको भी बताऊंगा, प्राप्ति भुगतान खाते का अंतर भी बताऊंगा। तो आपका जो अंतर का आधार है, इसमें हमने 5 अंतर बताए हैं। इन 5 अंतर को आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं और पाँचों के पाँचों भी याद कर सकते हैं। तो प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता, ठीक है। इसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल है, मद दिए गए हैं और इसमें आपको निकालना क्या है, प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करना है। तो प्राप्ति भुगतान खाता इस तरह से आप तैयार कर लोगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपको निकालना है। तो ये सारे मदें हैं जो आपको दे रखी हैं वहाँ पर, इन सभी को आपको क्रेडिट और डेबिट पक्ष में डालने हैं और जो सम आएगा 12,500 12,500। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। इसको आप आराम से पूर्ण रूप से समझ सकते हैं और पूर्ण रूप से जब आप टेबल बनाते हैं डेबिट क्रेडिट का तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 नंबर जो है, फर्म से निवृत्त होने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार की जाती है? अथवा में साझेदारी विघटन एवं फर्म के विघटन में अंतर बताना है आपको। तो फर्म से निवृत्त होने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार की जाती है, उसके स्टेप्स जो है हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो इन स्टेप्स को आप इसी तरह से याद करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टेप्स जो हैं यहाँ पर आपके सामने हैं, तो इनको आप आंसर को नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। 8वां पॉइंट यहाँ पर जो है ये रहा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम 18वें क्वेश्चन पे। 18वें क्वेश्चन में वाई लिमिटेड के 10 रुपये वाले 20,000 12% पूर्व अधिकार अंश जनता में निर्गमित किए संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हुई। वाई लिमिटेड की पुस्तक में जो है आपको नकल प्रविष्टियां करनी है। तो हमने यहाँ प्रविष्टियां करके बता दी हैं आपको। इस प्रविष्टियों को आप देख सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रविष्टियां हैं। तो न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करवाए हैं मैंने। जो क्वेश्चंस जो आपको किसी ने नहीं सॉल्व करवाए वही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको सारे। यहाँ पे टू बैंक का अकाउंट है, 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट है और फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, और 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट और 2 कर देंगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जो कि अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपका 20,000 20,000 दोनों डी आर
और यहाँ पर आपका CR आ जाएगा दोनों का। तो यही हमें प्रविष्ट करनी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर। वित्तीय विवरणों की सीमाओं का वर्णन करना है, अथवा हमें ये न्यूमेरिकल है 2016 और 2017 में विक्रय विवरण जो है आपको दे रखे हैं। आयकर है, अप्रत्यक्ष व्यय है, प्रत्यक्ष व्यय है, बेचे गए माल की लागत है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। इनको हमें जो है लाभ हानि का विवरण बनाना है तुलनात्मक करके। तो हम लाभ हानि का विवरण कुछ इस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप देख सकते हैं ये वाला है आपका सेल्स जो है यहाँ पर आपका 4 लाख है, यहाँ पर आपका 2017 में 7 लाख है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। जो चीज़ है आपका वैसे का वैसा लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका 2 लाख कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स है, और इसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं आपको वो 40,000 है। ठीक है, इन सभी का सम जब हम कर रहे हैं इन दोनों का, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 लाख और 40,000, 2,40,000 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आपका 2017 का 7 लाख है, और इसके नीचे आपका 4 लाख है, और साथ ही साथ में 20,000 भी है, तो 4,20,000 हो गया। इसी तरह एब्सोल्यूट जो चेंजेस हैं वो देख लेंगे हम। तो एब्सोल्यूट जो चेंजेस हैं वो कितना हो जाएगा आपका, इसमें आ रहा है आपका 3, ठीक है ना, और यहाँ की 75%, 50%, 66.66%, 75%, 33.33% और 84% और इस तरह से आपका ये टेबल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40,000 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2,40,000 हो जाएगा, ये 1,20,000 हो जाएगा आपका। ये सारे के सारे अमाउंट आप नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये डिटेल है पर्टिकुलर से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, साझेदारी संलेखन के अभाव में लागू होने वाले 4 नियम आपको बताने हैं, अथवा में आपको फिर से एक न्यूमेरिकल दिया गया है। अब फर्म में साझेदार है 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपये और 20,000 रुपये थी। उन्हें पूंजी पर 8% ब्याज जो है वार्षिक दिया गया, और उनके आहरणों पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। अ ने 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपये 6% वार्षिक दर पर फर्म को ऋण दिया, और ब ने 5,000 रुपये वेतन पाने का अधिकार जो है लिया है, और उसके आहरण पर ब्याज जो है 600 रुपये और 500 रुपये लगाया गया। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ संयोजन के पूर्व 25,000 रुपये का लाभ हानि नियोजन खाता आपको तैयार करना है। तो लाभ हानि नियोजन खाता तैयार है, और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 26,100 रुपये जो है इसका टोटल अमाउंट जो है आपका क्रेडिट और डेबिट पक्ष में आएगा। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स हैं जो आपका सारा सारा लिखना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो 21 नंबर है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है 1 जनवरी 2019 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 4 वर्षों के औसत लाभ के 2.5 वर्षीय क्रय के आधार पर कीजिए। विगत वर्षों के लाभ हानि निम्नानुसार हैं। यहाँ पर 2015, 16, 17, 18, 19 के लॉस एक जगह दिया है, और बाकी सारे प्रॉफिट है। अथवा हमें फर्म के पुनर्गठन की विभिन्न दशाएं आपको बतानी है, तो हम तो करेंगे न्यूमेरिकल। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर का हम निकालेंगे, तो सारे प्रॉफिट को जोड़ देंगे। तो 2014, 15, 16 और 17 में आपका जो है आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो देखिए आपको 20,000 है, फिर 28,000 है, फिर 32,000 है, और 40,000 है। ठीक है, यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, इस सन को ठीक कर लेना। यहाँ पे आपका 2016, 17, 18 और 19 है। 2016, 17, 18, 19 लिखोगे, 16, 17, 18 और 19 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना। बाकी कुछ नहीं है, केवल सन चेंज करना है, बाकी अमाउंट आपका सेम है। इन सभी को जोड़ोगे तो 1,20,000 का जो टोटल प्रॉफिट होगा 4 सालों का। ठीक है, 2016, 17, 18 और 19 का, जहाँ पे भी आपका ये सन मिस्टेक है, सन को सही कर लेना। 16, 17, 18, 19 लिखना है आपको, क्योंकि इन्हीं में आपके प्रॉफिट हुए हैं। ठीक है, 16, 17, 18, 19। अब इसके बाद में आपका जो है ये टोटल अमाउंट जो है ये कितना हो जा रहा है, 1,20,000 रुपये। अब आपको करना क्या है, सिंपली एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 सालों का है, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 30,000, और एवरेज प्रॉफिट गुणा में ईयर कर देंगे तो गुडविल निकल जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 30,000 आ गया, 5/2 है 75 के हिसाब से आपका 75,000 आ गया। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी थी हमें। तो यहाँ पर देखिए हमें लाभ हानि निम्नानुसार दिया है, तो ख्याति का मूल्यांकन करना है। 2.5 दिया गया है, ठीक है ना, वर्षीय क्रय का। तो 2.5 के हिसाब से निकलने, यानी 5 का आधा हो जाएगा सीधा सा 2.5। तो निकाल लोगे, या डायरेक्ट आप 2.5 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आंसर निकाल दोगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 22 नंबर में, एक्स लिमिटेड एक अंशधारी 10 रुपये वाली पूर्ण याचित 30 अंशों को जब्त कर लिया। इस तरह से ये पूरा न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको देख लो। और इसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन है वो जनरल एंट्रीज करनी है हमें, तो इस तरह से हम कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी जनरल एंट्री हो गई।
इसके बाद में 23वां क्वेश्चन देखेंगे। और पार्ट तो आप देख सकते हो, आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले होंगे, लेकिन जो सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूँ ये सॉल्यूशंस आपको नहीं मिले, तो चलिए कोई बात नहीं। 23 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन है उसके ऊपर पहुँच चुके हैं हम, और इसकी बात करते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इसे तैयार करने के उद्देश्य बताइए, या लेखांकन अनुपात के उद्देश्य और महत्व बताइए। तो रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है उसको हम समझा देंगे, फिर इसको तैयार करने का उद्देश्य जो है हम और बता देंगे। तो ये तो आ गया आपका प्रवाह विवरण क्या है, और इसके बाद में इसके उद्देश्य बहुत सारे लिख सकते हैं हम, जितने उद्देश्य लिखें उतने कम पड़ेंगे। 3 उद्देश्य आपके सामने हैं, और बाकी के 3 उद्देश्य इनको आप देख लीजिए आराम से पहले एक बार, और इसके बाद में बाकी के उद्देश्य दिखाता हूँ मैं आपको। तो बाकी का आप उद्देश्य जो है यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो 4 से लेकर 7 उद्देश्य यहाँ पर और हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद में 8वां उद्देश्य अंतिम जो है उसको भी नोट कर लीजिए। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन अकाउंट्स पेपर का। इसके अलावा मैंने सारे पेपर्स आपके सॉल्व करा दिए हैं। एवरीथिंग इज सॉल्व्ड इन सच ए मैनर दैट यू कैन राइट दीज आंसर्स इन डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशंस। बाकी आपके ऐसे नहीं है क्वेश्चंस कि कहीं से उठा के किधर से डाल दिया, किसी कॉपी उठा के डाल दिया, ऐसा नहीं है। हम इसको बहुत रिसर्च से सोच समझ के बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, इसीलिए सॉल्यूशंस जो हैं आने में आपको देर लग सकती है। बाकी लेकिन सोल्यूशन जब बनेंगे तो वो परफेक्ट बनेंगे और 100% सिक्योर बनेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।